जय हिंद दोस्तों, इग्नो वाला फौजी यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे बीपीएस 186 तनाव और समय प्रबंधन के जून 2025 के सोल्ड क्वेश्चन पेपर के बारे में। इससे पहले हम दिसंबर 2025 का सोल्ड क्वेश्चन पेपर कर चुके हैं और बीपीएस 186 की वन शॉर्ट वीडियो देख सकते हैं। इस वीडियो में हमने कंप्लीट सॉल्यूशन करवाया है बुक का, वो जाकर आप चैनल पर देख सकते हैं। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मैं आपका लिंक डाल दूंगा। अगर आपने अभी तक हमारे इग्नो वाला फौजी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इग्नो वाला फौजी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगर आपको किसी भी तरह का स्टडी मटेरियल चाहिए, एग्जाम नोट्स चाहिए, प्रीवियस के सोल्ड क्वेश्चन पेपर चाहिए या आपको गेस्ट पेपर चाहिए या सोल्ड असाइनमेंट, तो दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज करके इन्हें प्राप्त कर सकते हैं। बिना देरी के शुरुआत करते हैं इसके पहले क्वेश्चन की कि इसका पहला क्वेश्चन क्या है। तनाव के लक्षणों और स्रोतों की व्याख्या कीजिए। इससे पहले बता दूं कि क्वेश्चन पेपर आएगा कैसे। इसमें आपको टोटल 50 मार्क्स का आपका क्वेश्चन पेपर आने वाला है। 2 घंटे का आपको टाइम मिलेगा। इसमें आपको 2 भाग दिए गए होंगे। एक भाग से कम आपको 2 क्वेश्चन करने ही करने हैं। अगर पहले से आप 2 क्वेश्चन करते हो तो दूसरे से आपको 3 कर सकते हैं। अगर आप पहले से 3 करते हो तो दूसरे में आप 2 कर सकते हैं। आपको 2 से कम नहीं, ऐसा नहीं कर सकते कि इससे आपने 4 अटैम्प्ट कर लिए, इससे आप ओनली 1 अटैम्प्ट कर रहे हो। नहीं, आपको क्या है, मिनिमम 2 तो करने ही करने हैं अटैम्प्ट आपको। दूसरे से आपको 3 कर सकते हैं। तो एक भाग में आपके 4 क्वेश्चन है, दूसरे भाग में भी 4 क्वेश्चन है, टोटल 8 क्वेश्चन है। 8 का 8 हम सॉल्यूशन देखेंगे। इसका पहला क्वेश्चन, तनाव के लक्षणों और स्रोतों की व्याख्या करनी है। तो इसमें 2 भाग दिए गए हैं। पहले हमें तनाव के लक्षण और दूसरे इसके स्रोतों की व्याख्या करनी है। तो तनाव की हम पहले ही बात कर चुके हैं कि तनाव होता क्या है। तो तनाव किसी व्यक्ति की चुनौती, मांग या परिवर्तन के प्रति मानसिक एवं शारीरिक प्रतिक्रिया है। यह व्यक्ति के स्वास्थ्य, व्यवहार और कार्य क्षमता को प्रभावित करता है। तनाव को समझने के लिए उसके लक्षणों और स्रोतों की पहचान करना आवश्यक है। तो सबसे पहले देखते हैं इसके तनाव के लक्षण क्या है। तनाव के लक्षण, इसमें शारीरिक लक्षण इसके सबसे पहले आते हैं। इसमें आपको सिर दर्द होगा, शरीर में दर्द, मांसपेशियों में तनाव, अत्यधिक थकान होगी, नींद की समस्या होगी, हृदय की गति बढ़ेगी, पसीना आएगा, पाचन संबंधी समस्याएं होगी। दूसरा इसमें आता है भावनात्मक लक्षण। भावनात्मक लक्षण में चिंता होगी, बेचैनी होगी, चिड़चिड़ापन होगा, मूड में बार बार बदलाव होंगे, निराशा आएगी, अवसाद होगा, आत्मविश्वास में कमी होगी, जिसे बोलते हैं भावनात्मक लक्षण बोलते हैं। फिर इसका संज्ञानात्मक लक्षण क्या होते हैं, जो कि मानसिक लक्षण भी से बोला जाता है। तो इसमें ध्यान केंद्रित करने में कठिनाई होगी, निर्णय लेने में समस्या आएगी, भूलने की आदत होगी, नकारात्मक सोच होगी, लगातार आपको चिंता रहेगी, तो इसे बोलते हैं संज्ञानात्मक लक्षण। फिर चौथा आता है इसमें व्यवहारिक लक्षण। व्यवहारिक लक्षण जैसे कि खाने की आदतों में बदलाव आ जाएगा, सामाजिक गतिविधियों से दूर रहेंगे, कार्य क्षमता में कमी आ जाएगी, नशे या कैफीन का अधिक उपयोग करोगे, टाल मटोल की प्रतिक्रिया या प्रवृत्ति आपकी हो जाएगी। तो ये व्यवहारिक इसमें लक्षण आ जाएंगे। फिर तनाव के स्रोत कौन कौन से हैं, इस स्रोतों के बारे में जानते हैं। इसमें पर्यावरणीय स्रोत सबसे पहले आते हैं, जिसमें आपको शोर, प्रदूषण, अत्यधिक भीड़ भाड़ होगी, असुरक्षित और असुविधाजनक परिवेश आपको देखने को मिलेगा। दूसरा आता है इसमें सामाजिक स्रोत। सामाजिक स्रोत में पारिवारिक विवाद, रिश्तों की समस्याएं, साथियों का दबाव, सामाजिक अपेक्षाएं और वित्तीय कठिनाइयां हमें देखने को मिलेगी। फिर तीसरा आता है मनोवैज्ञानिक स्रोत, जिसमें नकारात्मक सोच के पैटर्न होंगे, असफलता का डर रहेगा, आत्मविश्वास की कमी होगी, अवास्तविक लक्ष्य और अपेक्षाएं हमें देखने को मिलेगी। फिर इसमें आता है फोर्थ, शैक्षणिक और कार्य संबंधित स्रोत हमें देखने को मिलेंगे। तो इसमें अत्यधिक कार्यभार होगा, समय सीमा होगी, परीक्षा का दबाव होगा, नौकरी की असुरक्षा होगी और प्रतिस्पर्धा हमें देखने को मिलेगी। फिर इसमें शारीरिक स्रोतों में क्या देखने को मिलेगा, बीमारी या चोट देखने को मिलेगी, नींद की कमी होगी, असंतुलित आहार होगा, हार्मोनल परिवर्तन देखने को मिलेगा, जिसे बोलते हैं शारीरिक स्रोत। फिर सिक्स्थ इसमें होगा जीवन की घटनाएं। जीवन की घटनाएं जैसे कि स्थान परिवर्तन, विवाह, तलाक, प्रियजन की मृत्यु हो जाना, नई जिम्मेदारी को आ जाना, ये बोलते हैं। तो ये इसके क्या थे, कुछ लक्षण थे। तनाव के ये स्रोत देखे हमने, ऊपर देखे थे तनाव के लक्षण देखे थे। दोनों देखने के बाद ये क्वेश्चन हमारा कंप्लीट होता है। इसका पहला निष्कर्ष मैं आपको करवा रहा हूँ, बाद में सभी क्वेश्चनों के निष्कर्ष आपको खुद करने होंगे। तनाव विभिन्न लक्षणों के माध्यम से प्रकट होता है, कई स्रोतों से उत्पन्न होता है। इन लक्षणों को पहचानना और स्रोतों को जल्दी पहचान व्यक्तियों को तनाव को प्रभावी ढंग से प्रभावित करने और समग्र कल्याण बनाए रखने के लिए उचित कदम उठाने में मदद कर सकता है। तो अब देखते हैं इसका सेकंड क्वेश्चन। प्रबंधक समय प्रबंधन में एक प्रमुख भूमिका निभाता है, टिप्पणी कीजिए। तो इस क्वेश्चन में क्या बताना है कि एक प्रबंधक, जिसे आप मैनेजर भी बोल सकते हैं, संगठन में समय का सही उपयोग सुनिश्चित करने में क्या क्या कार्य करता है। तो मैनेजर समय प्रबंधन में एक प्रमुख भूमिका निभाता है, इसके बारे में टिप्पणी करनी है। तो समय प्रबंधन के बारे में हम बहुत बार जिक्र चुके हैं वन शॉर्ट वीडियो में, और पहले जो क्वेश्चन पेपर किया था उसमें। इस वीडियो में दोबारा बता रहा हूँ समय प्रबंधन क्या होता है। समय प्रबंधन किसी भी संगठन की सफलता का आधार है। संगठन में उपलब्ध समय का सर्वोत्तम उपयोग सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी के रूप में प्रबंधक की होती है, जिसे मैनेजर की होती है। एक कुशल प्रबंधक योजना, संगठन निर्देश तथा नियंत्रण के माध्यम से
समय का प्रभावी प्रबंधन करता है और कर्मचारी की उत्पादकता को बढ़ाता है। समय प्रबंधन में प्रबंधक की क्या क्या भूमिका है उसके बारे में बात करेंगे। तो उसमें कार्य की योजना बनाना और उसका आयोजन करना। प्रबंधक मैनेजर क्या करेगा, कोई भी कार्य होगा उसकी योजना बनाएगा, उसको कैसे करना है कैसे नहीं करना उसका आयोजन करेगा। तो एक मैनेजर एक प्रबंधक कार्यों की योजना बनाने, प्राथमिकताएं निर्धारित करने कि कौन सा कार्य महत्वपूर्ण है और गतिविधियों के आयोजन के लिए जिम्मेदार होता है। उद्देश्यों और समय सीमाओं को स्पष्ट रूप से परिभाषित करके प्रबंधक यह सुनिश्चित करता है कि कर्मचारी समझे कि अपने समय का प्रभावी ढंग से उपयोग कैसे किया जाए और भ्रम या देरी से कैसे बचा जाए। आपको भ्रम से कैसा बचा जाए या कोई देरी हो रही है उससे कैसे बचा जाए और कार्य की योजना बनाएगा, उसका आयोजन करेगा। दूसरा, प्राथमिकताएं निर्धारित करना। वो क्या करेगा, कोई भी कार्य होगा उसकी प्राथमिकताएं निर्धारित करेगा। प्राथमिकताएं कैसे निर्धारित करेगा, जो आवश्यक कार्यों की पहचान करने में सहायता करेगा जिससे पहले महत्वपूर्ण कार्य किए जा सकें। फिर जिम्मेदारियों को सौंपना, जैसे कि डेलीगेशन होता है, तो सभी काम मैनेजर कर लेगा तो बाकी क्या करेंगे, तो जो जो कार्य कर्मचारी कर सकते हैं उनको जिम्मेदारी सौंपेगा। तो प्रभावी ढंग से कार्य सौंपना एक प्रबंधक का प्रमुख और समय प्रबंधन कौशल है। कर्मचारियों की क्षमताओं के अनुसार उनके कार्य सौंप पर, किसी की क्षमता कम होती है किसी की ज़्यादा होती है, तो उनकी कार्य क्षमता के अनुसार उनको काम सौंपना और समय सीमा के भीतर काम को पूरा करवाना, तो इसे बोलते हैं जिम्मेदारी को सौंपना। अगला है निगरानी करना और नियंत्रण करना। तो निगरानी क्या करता है, तो प्रबंधक नियमित रूप से कार्य की प्रगति की समीक्षा करता है तथा समय पर समस्याओं की पहचान कर आवश्यक सुधारात्मक कदम को उठाता है। तो इसमें निगरानी और नियंत्रण आता है। फिर समय बर्बाद करने वाले कारकों से बचना। तो समय की बर्बादी को रोकेगा। वो कैसे रोकेगा, जो अनावश्यक बैठक है, बार बार होने वाले व्यवधान है और कार्यों के दोहराव को कम करके समय की बचत सुनिश्चित करेगा। फिर मार्गदर्शन और प्रशिक्षण प्रदान करेगा। तो जो कर्मचारी है उनको मार्गदर्शन करेगा कि कैसे कार्य करना है कैसे नहीं करना। जो तकनीकी है, जो कार्य करने की विधि है उससे थ्रू प्रशिक्षण करवा के उनको समय प्रबंधन में हेल्प करेगा। अगला है निर्णय लेना। प्रबंधक द्वारा त्वरित और एकदम यही से बोलते हैं इंस्टेंट और प्रभावी निर्णय लेना समय बचाता है और कार्य की प्रक्रियाओं में देरी को रोकता है। खराब या विलंबित निर्णय, कोई भी खराब या विलंबित निर्णय भ्रम और मूल्यवान समय की बर्बादी का कारण बन सकते हैं। 8वां इसमें आएगा कर्मचारियों को प्रेरित करना। तो प्रबंधक कर्मचारी को समय सीमा का पालन करने तथा उत्पादकता बढ़ाने के लिए प्रेरित करता है। उदाहरण पेश कर नेतृत्व करना। एक अच्छा प्रबंधक समय का पालन करता है और कौन करेगा, खुद समय का पालन करेगा और अपने व्यवहार से कर्मचारियों के लिए आदर्श प्रस्तुत करेगा समय प्रबंधन को करके। फिर कार्य जीवन को संतुलन निश्चित करना। प्रबंधक कर्मचारी पर अत्यधिक कार्यभार नहीं डालता और उनके कार्य और व्यक्तिगत जीवन के बीच में संतुलन बनाए रखने में सहायता करता है। ये इस क्वेश्चन का निष्कर्ष है। ये आपको खुद करना होगा कि कैसे इस क्वेश्चन में हमने आंसर देखा, कैसे इसका निष्कर्ष निकाला, वो इस क्वेश्चन का निष्कर्ष हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, तनाव के विभिन्न मॉडलों की व्याख्या कीजिए। तनाव के क्या क्या मॉडल हैं। तनाव की डेफिनेशन में ऑलरेडी जान चुके हैं कि क्या होती है, अब डायरेक्ट जानते हैं तनाव के विभिन्न मॉडल क्या है। इसमें सबसे पहले आता है उद्दीपक आधारित मॉडल। इस मॉडल के अनुसार तनाव का मुख्य कारण बाहरी घटनाएं या परिस्थितियां होती हैं जिन्हें तनाव कारक कहा जाता है। इसमें उदाहरण के तौर पे देखें तो परीक्षा का दबाव, नौकरी की असुरक्षा, आर्थिक समस्याएं, पारिवारिक विवाद। इसकी विशेषता क्या होती है, यह मॉडल तनाव के स्रोतों की पहचान करने पर बल देता है। सीमा क्या होती है, यह नहीं बताता कि एक ही परिस्थिति में अलग अलग व्यक्ति अलग अलग प्रतिक्रिया देते हैं। फिर दूसरा इसमें आता है अनुक्रिया आधारित मॉडल, जिसे रिस्पॉन्स बेस्ड मॉडल बोला जाता है। इस मॉडल को हंस सेली ने विकसित किया था। इसके अनुसार तनाव किसी मांग या चुनौती के प्रति शरीर की जैविक प्रक्रिया है। चेतावनी, इसमें क्या क्या आते हैं, चेतावनी चरण आता है। पहला कि आपको क्या करेगा, अलार्म स्टेज आता है। दूसरा रेजिस्टेंस स्टेज आता है। तीसरा एग्जॉस्टन स्टेज आता है जिसमें थकावट चरण होती है। जो अलार्म स्टेज है इसमें क्या होता है, शरीर फ्लाइट और फाइट मोड में प्रतिक्रिया देता है, हृदय की गति और रक्तचाप बढ़ जाता है। दूसरा प्रतिरोध चरण। प्रतिरोध चरण में क्या होता है, व्यक्ति तनाव से निपटने का प्रयास करता है, शरीर समय को अनुकूलित करता है। तीसरा है थकावट चरण। इसमें लंबे समय तक तनाव बने रहने के कारण शरीर की ऊर्जा समाप्त होने लगती है, बीमारी और मानसिक थकान उत्पन्न हो जाती है। फिर इसमें आता है सह व्यवहारात्मक मॉडल। इस मॉडल में क्या है कि इसके अनुसार तनाव व्यक्ति और वातावरण के बीच में होने वाली अंतःक्रिया का परिणाम है। दो प्रकार के मूल्यांकन हो सकते हैं। इसमें पहला मूल्यांकन क्या होगा, प्राथमिक मूल्यांकन। दूसरा द्वितीय मूल्यांकन। प्राथमिक मूल्यांकन में क्या होता है, व्यक्ति आकलन करता है कि स्थिति खतरनाक है या नहीं है। द्वितीय मूल्यांकन में क्या करता है, व्यक्ति यह मूल्यांकन करता है कि वह स्थिति से निपट सकता है या नहीं निपट सकता। तो यह मॉडल बताता है कि तनाव व्यक्ति की धारणा पर निर्भर करता है। अगला इससे कौन सा मॉडल आता है, संज्ञानात्मक मूल्यांकन मॉडल। इस मॉडल में क्या होता है कि बात पर केंद्रित करता है, किसी व्यक्ति की घटना की व्याख्या कैसे करता है। तो इसमें केंद्र किस पे होता है, व्यक्ति
किसी घटना की व्याख्या कैसे करता है। इसके मुख्य विचार क्या हैं। तनाव घटना से नहीं बल्कि मानसिक व्याख्या से उत्पन्न होता है। सकारात्मक सोच तनाव को कम करती है, नकारात्मक सोच तनाव को बढ़ाती है। तो ये संज्ञानात्मक मॉडल का हमारे क्या थे, मुख्य विचार थे। अगर उदाहरण के तौर पर बताऊं तो एक परीक्षा कोई छात्र अवसर मानता है जबकि उसे दूसरा खतरे के रूप में देखता है कि ये तो परेशानी आ गई है। अगला इसमें है जैव मनोसामाजिक मॉडल। इसमें क्या होता है, मॉडल तनाव को 3 प्रमुख कारकों में दिखता है, जैविक, मनोवैज्ञानिक, सामाजिक में। तो जैविक कारक में बीमारी होती है, थकान, हार्मोनल परिवर्तन आते हैं। दूसरा इसमें क्या आता है, मनोवैज्ञानिक कारक में, मनोवैज्ञानिक कारक में चिंता, भय और आत्मविश्वास की कमी आती है। तीसरा आता है सामाजिक। तो सामाजिक में क्या आता है कि पारिवारिक दबाव, सामाजिक अपेक्षाएं, कार्यस्थल का वातावरण आता है। ये इसकी विशेषताएं हैं। फिर इसके बाद इसका निष्कर्ष होगा, जो आपको इसमें ऊपर मॉडल दिए गए हैं उनके आधार पर इसका निष्कर्ष करना होगा। तो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, कार्य अभिविन्यास जिसे वर्क ओरिएंटेशन बोलते हैं, कर्मचारियों के प्राथमिकताकरण को प्रभावित करता है। इस पर हमें चर्चा करनी है। तो इसमें आपको क्या बताना है, कार्य अभिविन्यास को प्राथमिकताकरण का प्रभाव, इस पर हमें डिस्कस करना है। तो इसके क्या क्या मेन पॉइंट है, सबको इसको जानने से पहले इसका परिचय देख लेते हैं। क्या परिचय है। जो कार्य अभिविन्यास है जिसे वर्क ओरिएंटेशन बोलते हैं, तो इसका मतलब है उस दृष्टिकोण से जिसके माध्यम से कर्मचारी अपने कार्य को देखते हैं। कोई व्यक्ति अपने कार्य को केवल आजीविका का साधन, करियर निर्माण का माध्यम और समाज सेवा एवं आत्मसंतुष्टि का स्रोत मान सकता है। कर्मचारी होता है जो भी, कर्मचारी का यही दृष्टिकोण उसके कार्यों की प्राथमिकता को निर्धारित करता है। इसलिए कहा जाता है कि कार्य अभिविन्यास कर्मचारियों के प्राथमिकताकरण को प्रभावित करता है। तो ये इसके प्रभाव क्या है, कैसे प्रभावित करता है, इसका एक एक पॉइंट करके हम देखते हैं। सबसे पहले है इसमें, एक सेकेंड थोड़ा देख लेते हैं कि ये कैसे बता रखा है इसने। हाँ ठीक है, चलो। इसका पहला तरीका कौन सा है, नौकरी जिसे साधनात्मक अभिविन्यास बोलते हैं। तो साधनात्मक अभिविन्यास क्या है, जिसे इंस्ट्रूमेंटल ओरिएंटेशन बोलते हैं। जो कर्मचारी कार्य को केवल वेतन और आर्थिक लाभ प्राप्त करने का साधन मानते हैं, वे उन कार्यों को प्राथमिकता देते हैं जिनसे उन्हें प्रत्यक्ष लाभ प्राप्त होता है। उदाहरण के तौर पर बताऊं तो वेतन, बोनस, पद सुरक्षा से जुड़े कार्यों को पहल करना, ये साधनात्मक अभिविन्यास है। दूसरा इसमें आता है हमारा करियर उन्मुख दृष्टिकोण। ऐसे कर्मचारी अपने दीर्घकालीन विकास और पदोन्नति पर ध्यान देते हैं। वे उन कार्यों को प्राथमिकता देते हैं जो उनके कौशल को, अनुभव को, प्रतिष्ठा को बढ़ाते हैं। इनकी विशेषता ये है कि नई चीज़ों को सीखेंगे, चुनौतीपूर्ण कार्य ले लेंगे, नेतृत्व क्षमता विकसित करेंगे। तो ये इसमें क्या है, करियर अभिविन्यास दृष्टिकोण आता है। फिर इसमें थर्ड क्या आता है अपना, पुकार अभिविन्यास। इसमें पुकार अभिविन्यास में कुछ कर्मचारी अपने कार्य को समाज सेवा, आत्मसंतुष्टि और जीवन के उद्देश्य से देखते हैं। ऐसे कर्मचारी गुणवत्ता, नैतिक और संगठन के हितों को अधिक महत्व देते हैं। उदाहरण के तौर पर शिक्षक, डॉक्टर और समाज सेवी अपने कार्य को केवल नौकरी से नहीं बल्कि सेवा मानते हैं। फोर्थ इसमें आता है हमारा समय प्रबंधन और निर्णय लेना। तो सकारात्मक कार्य अभिविन्यास वाले कर्मचारी समय का बेहतर प्रबंधन करते हैं। वे क्या मानते हैं कि सकारात्मक कार्य अभिविन्यास वाले कर्मचारी समय पर कार्य पूरा करते हैं, टाल मटोल से बचते हैं, कार्य की प्राथमिकता सही ढंग से तय करते हैं। अगला इसका 5th पॉइंट है जरूरी और महत्वपूर्ण कार्य। तो इसमें जो महत्वपूर्ण और तत्कालीन कार्य है उनमें अंतर करते हैं कि अच्छा कार्य अभिविन्यास कर्मचारी को यह समझाने में सहायता करता है कि कौन सा कार्य वास्तव में महत्वपूर्ण है, कौन सा केवल तात्कालिक है। इससे समय और संसाधन बेहतर उपयोग होता है। फिर इसमें आता है अगला टीम वर्क और गतिशीलता और सहयोग। संगठन और टीम के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण रखने वाले कर्मचारी सामूहिक लक्ष्यों को प्राथमिकता देते हैं। परिणाम क्या होता है, बेहतर सहयोग होते हैं, कम संघर्ष करते हैं, अधिक उत्पादकता करते हैं, जिससे टीम वर्क और सहयोग का प्रभाव पड़ता है। अगला इससे आता है हमारा संगठनात्मक लक्ष्य या संगठनात्मक संस्कृति का प्रभाव क्या पड़ेगा। संगठन की संस्कृति और नेतृत्व कर्मचारियों के कार्य अभिविन्यास को प्रभावित करते हैं। सकारात्मक कार्य वातावरण कर्मचारियों को संगठन के लक्ष्यों के अनुरूप प्राथमिकता निर्धारित करने में प्रेरित करता है। फिर इससे आता है हमारा अगला, इसमें हाईलाइट नहीं कर रखा, संगठनात्मक संस्कृति हमने कर लिया है। फिर इससे नेक्स्ट आएगा, नहीं इससे नेक्स्ट नहीं है। तो ये हमारे 3 तरीके थे। इसमें एक चीज़ और ऐड कर सकते हो अगर आप करना चाहो तो, इसमें प्रेरणा
में वृद्धि करना है कि अगर उच्च कार्य अभिविन्यास वाले कर्मचारी क्या करेंगे, अधिक प्रेरित और प्रतिबद्ध होते हैं, जो अपने कार्य को जिम्मेदारी पूर्वक पूरा करते हैं और संगठन की सफलता में योगदान देते हैं। तो कार्य अभिविन्यास कर्मचारियों के प्राथमिकताकरण को सीधे प्रभावित करता है कि कार्य का जो अभिविन्यास है ना, वर्क ओरिएंटेशन, वो कर्मचारियों के प्राथमिकताकरण को सीधे प्रभावित करता है। कर्मचारी अपने कार्य को जिस दृष्टिकोण से देखते हैं, उसी आधार पर वे समय, ऊर्जा और संसाधनों का उपयोग करते हैं। सकारात्मक कार्य अभिविन्यास बेहतर समय प्रबंधन, उचित प्राथमिकरण और उच्च उत्पादकता और संगठनात्मक सफलता को बढ़ावा देते हैं। तो ये इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 5, तनाव प्रदर्शन को प्रभावित करता है, विस्तार से समझाइए। तो इसमें आप क्या देखते हैं कि जो तनाव प्रदर्शन को कैसे प्रभावित करता है, इसे देखना है। तो तनाव किसी व्यक्ति द्वारा अनुभव किया जाने वाला मानसिक शारीरिक दबाव है जो विभिन्न परिस्थितियों, चुनौतियों और मांगों के कारण उत्पन्न होता है। कार्यस्थल पर तनाव का प्रदर्शन पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ता है। तनाव का प्रभाव सकारात्मक और नकारात्मक दोनों प्रकार का हो सकता है। उसकी मात्रा और अवधि दोनों पर निर्भर करता है। तो तनाव को प्रदर्शन को प्रभावित कैसे करता है, ये देखते हैं। तो इसमें सबसे पहले देखते हैं इसके कुछ सकारात्मक प्रभाव हैं, कुछ नकारात्मक प्रभाव है, दोनों को हम देखेंगे। तो इसमें कैसे कैसे प्रभाव डालते हैं, इसमें सभी को देखते हैं। सबसे पहले इसमें देखते हैं इसके सकारात्मक प्रभाव क्या होते हैं। तो उचित और मध्यम का तनाव, जिसे यूस्ट्रेस कहलाता है, यह व्यक्ति को बेहतर कार्य करने के लिए प्रेरित करता है। तो इसमें कैसे करता है, क्या क्या फर्क पड़ता है। प्रेरणा में वृद्धि करेगा। सबसे पहले क्या करेगा, ये आपके जो प्रेरणा है उसमें वृद्धि करेगा। जैसे कि तनाव व्यक्ति को लक्ष्य प्राप्त करने के लिए अधिक मेहनत करने हेतु प्रेरित करता है, तो इसे बोलते हैं प्रेरणा में वृद्धि करेगा। फिर एकाग्रता को बढ़ाएगा और उत्पादकता में वृद्धि करेगा, उत्पादकता में सुधार करेगा। मध्यम तनाव व्यक्ति को ध्यान केंद्रित करता है और जिससे कार्य की गुणवत्ता बेहतर होती है और उत्पादकता में बढ़ोतरी होती है। फिर उत्पादकता में सुधार कैसे होगा, तो इसमें ये देख लिया हमने, क्योंकि एकाग्रता होगी तो उत्पादकता में भी सुधार होगा। फिर मानसिक और भावनात्मक थकावट की में कमी होगी और रिजल्ट अच्छे आएंगे। तो तनावपूर्ण परिस्थितियों में व्यक्ति नए समाधान खोजने का प्रयास करता है, जिससे रचनात्मकता बढ़ती है। जिससे मानसिक मध्यम प्रकार का तनाव होगा तो मानसिक और भावनात्मक हम स्ट्रॉन्ग होंगे और अच्छे रिजल्ट देखने को मिलेंगे। इसी प्रकार इसके क्या नकारात्मक प्रभाव हो सकते हैं तनाव के नकारात्मक प्रभाव में हमें देखना पड़ेगा कि उत्पादकता में गिरावट आ जाएगी, एकाग्रता में कमी हो जाएगी, मानसिक थकावट होगी, भावनात्मक थकावट देखने को मिलेगी। निर्णय लेने की जो क्षमता है, हमारी संज्ञानात्मक क्षमता है, वो इसमें घट जाएगी और शारीरिक स्वास्थ्य कमज़ोर पड़ जाएगा। शारीरिक बीमारियां प्रभाव हमें देखने को मिलेगा। तो शरीर पर क्या प्रभाव पड़ेगा, सिर दर्द होगा, थकान होगा, अनिद्रा होगी, हाई बीपी जिसे बोलते हैं, उच्च रक्तचाप, पाचन संबंधी समस्याएं हो जाएगी। तो व्यवहार एवं संबंधों पर प्रभाव पड़ेगा। जो तनावग्रस्त व्यक्ति है वो चिड़चिड़ा हो जाएगा, क्रोधित हो जाएगा, सहकर्मियों से टकराव बढ़ जाएगा, टीम वर्क प्रभावित होगा। नौकरी संतुष्टि में जो व्यवहारिक और पारंपरिक समस्याएं वो पैदा हो जाएंगी। नौकरी संतुष्टि और प्रेरणा में कमी हो जाएगी। तो जैसे कहते हैं अधिक तनाव होगा तो कर्मचारी अपने कार्य से असंतुष्ट होगा, नौकरी छोड़ने की इच्छा होगी, संगठन के प्रति कर्म प्रतिबद्धता होगी, अनुपस्थिति में वृद्धि होगी, रचनात्मक और नवाचार में कमी होगी। व्यक्ति क्या होगा, अगर तनावग्रस्त होगा तो कम रचनात्मक होगा और नई खोजें, नया इनोवेशन करने में कमी होगी। फिर इसी के बाद हमारा क्या होगा, यर्कस डॉडसन कानून होगा। इसके अनुसार क्या होता है कि कम तनाव में कम प्रेरणा मिलती है, मध्यम तनाव में सर्वोत्तम प्रदर्शन देखने को मिलता है, अत्यधिक तनाव में प्रदर्शन में गिरावट आती है। अर्थात क्या होता है कि प्रदर्शन के लिए तनाव का संतुलित स्तर करना आवश्यक है। तो ये इस क्वेश्चन का निष्कर्ष है, जो आप खुद डिसाइड कर सकते हैं कि इसका कैसे आपको आंसर डिसाइड करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 का क्या है, समय बचाने के विभिन्न तरीकों की व्याख्या कीजिए कि आप समय कैसे बचा सकते हैं। समय होता है वो मानव जीवन का सबसे मूल्यवान संसाधन होता है। एक बार बीता हुआ समय कभी वापस नहीं आता, इसके लिए उचित उपयोग आवश्यक है। समय बचाने की विभिन्न तकनीकों को अपनाकर व्यक्ति अपनी उत्पादकता बढ़ा सकता है, तनाव कम कर सकता है और अपने लक्ष्य को प्रभावी ढंग से प्राप्त कर सकता है। समय बचाने के विभिन्न तरीके हैं, योजना बनाना और समय सारणी तैयार करना। तो इसके विभिन्न तरीकों को देखेंगे कैसे करेंगे, योजना बनाकर, शेड्यूलिंग करके। इसमें क्या कर सकते हैं कि समय बचाने का सबसे प्रभावी तरीका होता है कार्य की पूर्व योजना बनाना, दैनिक, साप्ताहिक, मासिक कार्यक्रम तैयार करें, कार्य को निर्धारित समय के अनुसार पूरा करें, महत्वपूर्ण कार्यों को पहल करें। फिर आता है इसमें दूसरा, स्पष्ट लक्ष्य निर्धारित करें, अल्पकालीन दीर्घकालीन लक्ष्य निर्धारित करें, स्मार्ट टेक्निक का उपयोग करें, लक्ष्य स्पष्ट होने पर अनावश्यक कार्यों पर समय व्यर्थ नहीं करना है। फिर कार्यों का प्राथमिकताकरण कैसे करना है, सभी कार्य समान महत्व के नहीं होते, महत्वपूर्ण और तत्कालीन कार्यों को पहले करें, कम महत्वपूर्ण कार्यों को बाद में करें। फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट सिद्धांत को अपनाएं, इससे समय का सर्वोत्तम उपयोग होगा।
फिर आता है इसमें टाल मटोल से बचना है आपको, कार्य को समय पर शुरू करें, बड़े कार्यों को छोटे भागों में विभाजित करें, समय के लिए समय सीमा निर्धारित करें। कार्य सौंपना, हर कार्य समय के बजाय कुछ कार्य योग्य व्यक्ति को सौंपे जा सकते हैं, समय की बचत होगी, कार्यभार में कमी होगी, दक्षता में वृद्धि होगी। सिक्स आता है विकर्षणों को न्यूनतम करना। तो विकर्षणों को न्यूनतम कैसे करोगे आप, जो ध्यान भटकाने वाले कारक है उनको कम कर देंगे। फिर इसके बाद क्या करना है, समय प्रबंधन उपकरण और तकनीकें अपनाकर, आधुनिक तकनीक समय बचाने में सहायक है। कैलेंडर हो गया, प्लानर हो गया, मोबाइल रिमाइंडर हो गया, टू डू लिस्ट हो गई, टाइम ब्लॉकिंग तकनीक का उपयोग करके हम कार्यों में बेहतर समय प्रबंधन कर सकते हैं। फिर आगे क्या कर सकते हैं, अच्छी आदतों का विकास कर सकते हैं, समय पर उठना, समय पर कार्य शुरू करना, नियमित दिनचर्या अपनाना। फिर इसके बाद क्या कर सकते हैं, कौशल और दक्षता में सुधार कर सकते हैं। जिस व्यक्ति के पास बेहतर कौशल होगा वह कम समय में अधिक कार्य कर सकता है। नियमित प्रशिक्षण ले, नई तकनीकों को सीखें, कार्य कुशलता बढ़ाएं। फिर 10वां हमारा क्या होगा, कार्यस्थल का आयोजन कर सकते हैं, जिसमें क्या करेंगे, आवश्यक वस्तुओं को व्यवस्थित रखें, फाइलों एवं दस्तावेजों का सही प्रबंधन करें, साफ सुथरा वातावरण बनाए रखें। तो इस प्रकार क्या है, समय की उचित उपयोग कर सकते हैं, समय का अच्छी तरीके से प्रबंधन कर सकते हैं। तो ये समय बचाने वाले बहुत सारे तरीके थे जो कि हमने एक एक करके इसमें देखे। इसमें क्या है, और 80-20 सिद्धांत का अपना सकते हैं कि जो 20% इंपॉर्टेंट महत्वपूर्ण वर्क है उसको करके हम 80% परिणाम ला सकते हैं। तकनीकी और स्वचालन का प्रयोग कर सकते हैं। तो ये क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन नंबर हमारा 7 है, संगठन के लिए निवारक तनाव प्रबंधन तकनीकों का विश्लेषण कीजिए। तो निवारक तनाव प्रबंधन क्या होता है, प्रिवेंटिव स्ट्रेस मैनेजमेंट, कोई स्ट्रेस आने से पहले उसके क्या क्या सुधार करने हैं उन तकनीकों का हमें करना है। कोई तनाव आना है उससे पहले क्या क्या उपचार कर सकते हैं, उसके लिए उन तकनीक और तरीकों के बारे में बात करेंगे। तो ये हम ऑलरेडी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर दिसंबर 2025 में भी आया है, इसमें भी 2-3 क्वेश्चन लगातार रिपीट हुए हैं और 1 शॉर्ट वीडियो में भी क्वेश्चन करवा रखा है। तो इसमें आप कैसे करोगे, संगठन के लिए निवारक तनाव प्रबंधन तकनीकें कैसे कर सकते हैं, कार्य डिजाइन कर सकते हैं और कार्यभार का प्रबंधन कर सकते हैं। कर्मचारी पर अत्यधिक कार्यभार न डाला जाए, कार्य स्पष्ट और यथार्थवादी हो, समय सीमाएं व्यवहारिक हो। दूसरा इसमें क्या है, स्पष्ट संचार चैनल का प्रयोग करके प्रभावी संचार व्यवस्था हो, स्पष्ट और खुला संचार तनाव को कम करता है, नीतियों और नियमों की स्पष्ट जानकारी दी जाए, नियमित बैठकें आयोजित की जाए, कर्मचारियों की समस्या को सुना जाए। फिर आता है स्वस्थ कार्य वातावरण। तो इसमें क्या कर सकते हैं, एक सुरक्षित और सकारात्मक कार्यस्थल तनाव को कम करने में सहायक होता है। पर्याप्त प्रकाश एवं वेंटिलेशन करें, स्वच्छ वातावरण अपनाएं, आरामदायक बैठने की व्यवस्था हो, कम शोर शराबा हो। फिर इसमें क्या है, कर्मचारी की भागीदारी और आधिकारिकता, कर्मचारियों को निर्णय लेने में शामिल किया जाता है, इनसे जिम्मेदारी और आत्मविश्वास बढ़ता है, सुधार देने में अवसर होते हैं, निर्णय में भागीदारी होती है, स्वतंत्र रूप से कार्य की छूट होती है। 5वां होता है प्रशिक्षण और विकास कार्यक्रम। संगठन को कर्मचारियों के लिए नियमित प्रशिक्षण आयोजित करना चाहिए, तनाव प्रबंधन प्रशिक्षण, समय प्रबंधन प्रशिक्षण, संचार कौशल विकास, नेतृत्व का विकास, ये प्रशिक्षण किए जाने चाहिए, विकास कार्यक्रम चलाए जाने चाहिए। 6 आता है हमारा कार्य जीवन और संतुलित नीतियाँ, कार्य और व्यक्तिगत जीवन में संतुलन बनाए रखना चाहिए, लचीले कार्य घंटे होने चाहिए, अवकाश सुविधाएं होना चाहिए, वर्क फ्रॉम होम की व्यवस्था होनी चाहिए, मातृत्व एवं पितृत्व अवकाश होना चाहिए, जिसे मैटरनिटी और पैटर्निटी लीव बोलते हैं। इनसे मानसिक तनाव और बर्नआउट कम होगा। 7 आता है परामर्श और सहायता सेवाएं होनी चाहिए, एम्प्लॉय असिस्टेंस प्रोग्राम होना चाहिए, मनोवैज्ञानिक सहायता होनी चाहिए, हेल्पलाइन सेवाएं होनी चाहिए। फिर इसके बाद क्या है, मान्यता और पुरस्कार प्रणालियां होनी चाहिए, कर्मचारी के अच्छे कार्य की सराहना तनाव को कम करती है, पुरस्कार, पदोन्नति, प्रशंसा पत्र और प्रोत्साहन योजनाएं, इससे कर्मचारियों को मनोबल को प्रेरणा बढ़ती है। फिर अगला आता है संघर्ष प्रबंधन तंत्र। तो संघर्ष प्रबंधन प्रणाली में क्या होता है कि कार्यस्थल पर होने वाले जो विवाद है, तनाव है, उसका प्रमुख कारण है। संगठन को क्या करना चाहिए, शिकायत निवारण तंत्र बनाया जाना चाहिए, विवादों का त्वरित एकदम इंस्टेंट समाधान किया जाना चाहिए, निष्पक्ष निर्णय लिए जाने चाहिए। फिर हमारा 10वां पॉइंट है नेतृत्व और प्रबंधन शैली कैसी होनी चाहिए, जो कर्मचारी की समस्याएं को सुने, उचित मार्गदर्शन दें, सहयोगात्मक व्यवहार रखे। तो ऐसी हमारी नेतृत्व और प्रबंधन प्रणाली होनी चाहिए। संगठनात्मक संस्कृति को बढ़ावा देना चाहिए, इसमें संगठन में ऐसी संस्कृति विकसित की जानी चाहिए जो सहयोग को बढ़ावा दे, सम्मान का वातावरण बनाए, टीम वर्क को प्रोत्साहित करे। 12वां आता है इसमें नियमित निगरानी करे और प्रतिक्रिया रखे। तो संगठन को समय समय पर कर्मचारियों के तनाव स्तर का मूल्यांकन करना चाहिए, सर्वेक्षण करना चाहिए, जो कि जिसे सर्वे बोलते हैं, फीडबैक सिस्टम होना चाहिए और प्रदर्शन की समीक्षा होनी चाहिए। तो ये इस क्वेश्चन के कुछ तरीके थे जिससे हम क्या करते हैं, तनाव को आने से पहले उसका निवारण कर सकते हैं। तो 7वां क्वेश्चन हमारा कंप्लीट होता है, जिसका निष्कर्ष आपको इस क्वेश्चन के आंसर के हिसाब से आपको देना है। ये हमारा इस क्वेश्चन पेपर का लास्ट क्वेश्चन है। खुशी और सफलता के लिए समय प्रबंधन पर एक टिप्पणी लिखनी है। ये लास्ट में भी था, अब भी दोबारा कर रहे हैं। खुशी और सफलता के लिए समय प्रबंधन पर हमें टिप्पणी लिखनी है। तो खुशी और समय प्रबंधन के लिए क्या टिप्पणी है, खुशी और सफलता के लिए समय प्रबंधन करना है। तो उसमें क्या है, योजना बनानी है और समय सारणी तैयार करनी है। फिर इसके बाद क्या करना है, टाल मटोल से बचना है, जो कि ऊपर वाले क्वेश्चन हम कर चुके हैं। तनाव में कमी कैसी करनी है, समय प्रबंधन का एक महत्वपूर्ण लाभ क्या है,
तनाव में कमी हो जाएगी, कार्य जीवन में संतुलन होगा। जो वर्क है और जो जीवन है अपना क्या है, व्यवसायिक जीवन और घरेलू जीवन दोनों को अलग रखो, उनमें संतुलन बनाए रखो। उत्पादकता और सफलता को बढ़ाता है। अगर आप खुश होगे, अच्छी तरीके से कार्य करोगे तो उत्पादकता बढ़ेगी और आपकी सफलता बढ़ेगी। कुछ उपयोगी रणनीतियों में शामिल है, जिसमें टू डू लिस्ट बनाओ, यथार्थवादी समय सीमाएं निर्धारित करो, कार्य के छोटे छोटे कदमों में तोड़ो, विकर्षणों से बचो और ध्यान रखने के लिए छोटे छोटे ब्रेक लो। ताकि आप मान लो कि आपने 20-25 मिनट लगातार इंस्टेंट ध्यान लगा काम कर लिया, तो आपको 5 मिनट रेस्ट करने में कोई दिक्कत नहीं है। 5 मिनट रेस्ट ले लोगे तो आप बूस्टअप हो जाओगे, एनर्जी रिस्टोर होगी, जिससे आप अच्छे से काम कर पाओगे। ये इस क्वेश्चन का निष्कर्ष है। कैसे आपको इसका आंसर देना है ये ऊपर हम ऑलरेडी कर चुके थे, तो इसका ये हम आंसर लिमिटेड रखते हैं। तो इसका निष्कर्ष आपको खुद लिखना है। ये क्वेश्चन पेपर हमारा कंप्लीट होता है। अगली वीडियो में हम देखेंगे इसका दिसंबर 2024 का क्वेश्चन पेपर कि इसमें क्या आया है, कैसे इनका आंसर देना है। तो ये वीडियो हमारे यहाँ कंप्लीट होती है। अगर आपने अभी तक इग्नो वाला फौजी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इग्नो वाला फौजी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर ले। अगर आपको किसी भी तरह का स्टडी मटेरियल चाहिए, कोई भी हेल्प चाहिए, तो स्क्रीन पर दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज करके आप इन्हें प्राप्त कर सकते हैं। मिलते हैं अगली एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।